तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास ये प्रीवियस टर्न का लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैंने सारी छोटी से छोटी बात जो होती है वो सारी आपको बताई थी ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो ये आपके प्रीवियस टर्न का लेक्चर है, आपने मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से सीख लिया है। लेकिन कल मैंने जैसे ही लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट किया तो मेरे पास क्लास ओवर होने के बाद कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर ने डिटर्मिनेंट्स कभी भी नहीं पढ़ा है। तो फिर मेरे को लगा कि भाई मैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपको जो है कैसे एक्सपेंड करते हैं वगैरह वगैरह मेरे को लगता है फिर मेरे को सब बताना पड़ेगा। मेरे को लगा आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो तो डिटर्मिनेंट्स वगैरह आपको आता होगा, लेकिन आप लोग ने इतने मैसेज कर दिए कि डिटर्मिनेंट्स मेरे को ऐसा लगता है कि कभी सुना ही नहीं है तुम लोगों ने ना। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब होता है, इसको कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे माइनर्स। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे माइनर्स। तो बच्चों माइनर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें किसी भी डिटर्मिनेंट को या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना हो तो मैंने कुछ बातें तो आपको बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो पहली कंपलसरी कंडीशन ये होती है कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो एक स्केलर नंबर होता है। ये दो बातें मैंने आपको काफी देर तक बताई थी। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2x2 भी मैट्रिक्स हो सकती है, हम उसका भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। 3x3 मैट्रिक्स हो सकती है, हम उसका भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें किन बातों को जानना जरूरी होता है, उसमें सबसे पहली बात होती है माइनर। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग में से कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कि आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाए और आप किसी का डिटर्मिनेंट ले ही नहीं पा रहे मैट्रिक्स का, ऐसा ना हो आपके साथ आखिरी में। ओके, तो माइनर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। दिस इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग AIJ भी लिख सकते हैं, is expressed as MIJ। ठीक है बच्चों, तो कोई भी एलिमेंट है जिसको आपने AIJ से रिप्रेजेंट किया है तो उसका जो माइनर है वो MIJ है। और बच्चों I और J का मतलब होता है कि ith रो है और jth कॉलम है। ठीक है, तो मैंने एक जनरल एलिमेंट लिख दिया AIJ। अब वो A11 भी हो सकता है, A12 भी हो सकता है, A21 भी हो सकता है, A31 भी हो सकता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है, मान लो वो एक जनरल एलिमेंट है AIJ, तो उसके माइनर को एक्सप्रेस करेंगे MIJ से। ठीक है, उसके आगे आप लिखिए एंड इज ऑब्टेन्ड। उस माइनर को हम लोग कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं बच्चों? बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, मैं कोई भी बात स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक डिटर्मिनेंट लिखा। भाई डिटर्मिनेंट के साइन में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट का साइन आपको बताया था, उसका साइन थोड़ा सा डिफर करता है। ऐसा ना हो कि आप वही साइन ले लो जो मैट्रिक्स का साइन होता है, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3, 3 1 2, 4 -1 2, हमने मान लो ये एक डिटर्मिनेंट लिखा। और मैंने तुमसे कहा कि हमें कोई भी यहाँ पर मान लो निकालनी है वैल्यू, मान लो तुमको M23 निकालना है, तुम्हें माइनर निकालना है M23। तो M23 माइनर कैसे निकालोगे? मैंने क्या सिस्टम बताया कि M23 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो बच्चों ये हो गई और थर्ड कॉलम आपकी ये हो गई। तो आपने क्या कहा था? सेकेंड रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो, उसके बाद जो बचेगा वो आपको कैसा नजर आएगा? क्या आप देख सकते हैं वो कैसा नजर आएगा? कहोगे सर उसके बाद जो नजर आएगा वो हमको नजर आएगा 1 3 4 2। यानी कि आपका M23 कैसे निकलेगा? क्या बताया था मैंने कल, कैसे बताया था? 1 × 2 -4 × 3। तो बच्चों ये क्या है? दिस इज कॉल्ड M23। इसको हम लोग क्या कहेंगे? M23। M23 मतलब आपने सेकेंड रो थर्ड कॉलम
में जो भी एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो आपने निकाला। क्या निकल के आया बच्चों? 1 का मल्टीप्लाई 2 से, -3 का मल्टीप्लाई 4 से। तो आप इसको लिखोगे 1 इंटू 2 -3 इंटू 4। तो ये कितना हो गया? 2 - 12, दिस इज -10। तो बच्चों इस तरह से आप माइनस निकाल। सर आपने सेकंड कॉलम हटा दिया है, आई थिंक थर्ड हटाना चाहिए था। ओके, मैंने क्या लिख दिया? अगर सेकंड रो, ओके मैं वेट कर देता हूँ। सेकंड रो, इसको M22 कर लेते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको M22 कर लो बस, अब सही हो गया। ठीक है, M22 कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों दिस इज योर M22। अब आप किसके भी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी माइनर निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई और निकालना हो तो आप कोई और भी निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है M23, तो कोई बच्चा है जो मतलब समझ गया और M23 की वैल्यू बता दे। M23 की वैल्यू कैसे बताएगा? कोई बच्चा बता सकता है? -9। तो M23 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो किसी बच्चे ने बताया कि सर ये होगा 1 इंटू -1 -4 इंटू 2, तो ये वैल्यू आई -1 -8, दिस इज -9। ठीक है, अब तो समझ में आ गया M23 M22। तो बच्चों दिस इज वेरी नॉर्मल, और इनको कहते हैं सिर्फ माइनर्स। इसमें बहुत कोई बम्बार्डमेंट नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ बता दूं, बस ये माइनर होता है। माइनर आपको निकालने आना चाहिए। माइनर किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप क्या करोगे, माइनर और कोफैक्टर को मिक्स कर दोगे। तो याद रखना, कोफैक्टर अलग होता है, माइनर अलग होता है। चाहिए 3x3 के लिए होता है सर। ठीक है, तो आप 2x2 के लिए निकालना चाहें तो 2x2 के लिए भी आप निकाल सकते हैं। आइए 2x2 के लिए कोई भी आप मैट्रिक्स लिख लीजिए। जैसे आपने ये 2x2 मैट्रिक्स लिख ली, अगर आपने इसमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो साइन डिटर्मिनेंट का आ जाएगा। मानना आपने लिख दिया 1 2 3 4, और बच्चों इसमें 4 ही एलिमेंट है, तो आप माइनर कौन कौन से निकाल सकते हैं? M11 निकाल सकते हैं, M12 निकाल सकते हैं, M21 निकाल सकते हैं, M22 निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने ये फिजिक्स में काम काफी सारा किया होगा। तो बच्चों M11 क्या होगा? इसको काट दो, इसको काट दो, तो ये 4 हो गया। तो इसमें कौन सा बड़ा काम है? ये तो 4 हो गया। उसी तरीके से M12 क्या होगा? M12 होगा 3। M21 क्या होगा? 1। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, मैं काट के आपको दिखाता हूँ। देखो सेकेंड रो, कोई बात नहीं, जल्दी ना मचाओ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये 2 निकल के आ रहा है, अभी कोई भी जल्दी नहीं है। ओके, उसके बाद जो है अगर आपको निकालना है M22 तो वो 1 होगा। हाँ हाँ भैया 1। ठीक है, समझा रहे ना, समझाने वाला कौन सा बता दीजिए सर। ऐसे तो 4 के लिए हो गया तो क्या बेटा? 4 ये वाला M23 बता दीजिए कैसे निकला ये -9। कैलकुलेशन कैसे हुई सर? किसकी बेटा? M23 की कैलकुलेशन? हाँ जी। अच्छा, M23 को अगर आपको अपटेंड करना है तो आपने सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कट कर दिया। ये देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को कट कर दिया। अब बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं? बचे हुए एलिमेंट है 1 2 4 -1। तो मैंने कैसे बताया था? 1 इंटू -1 -4 इंटू 2 हो गया। ये इसको कैलकुलेट 4 इंटू 4 ऑर्डर के लिए एक बताइए सर। किसके लिए बेटा? 4 इंटू 4 4 इंटू 4 अभी नहीं है आपके सिलेबस में, जब होगी तो हम आपको बता देंगे। 3 तक ही है सर। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पर आते हैं कोफैक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग के पास कोफैक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग को डालनी है बच्चों कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे करते हैं जरा देखिएगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, cofactor of an element Aij is expressed as Cij। ध्यान से देखिएगा, किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उसको मैंने Cij लिख दिया, बिल्कुल माइनर की तरह डेफिनेशन लिखी है। एंड इज
कैलकुलेटेड एज, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपको CIJ निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, यानी कि आपको कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप माइनर निकालेंगे और उसके बाद उसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो बाय द वे अगर आप इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझना चाहते हैं तो आप एग्जांपल की हेल्प से समझिए। तो बच्चों सभी लोग को माइनर निकालना आ गया है, चाहे आपके पास 2x2 हो, चाहे आपके पास 3x3 हो, माइनर आप निकालना सीख चुके हैं। अब आप बच्चों निकालना चाह रहे हैं कोफैक्टर, तो आप इनको मिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि पता पड़ा आज हम पढ़ा रहे हैं कोफैक्टर, तुम कह दो ये माइनर है, ठीक है, उल्टा मत सीधा मत करना, इसलिए सारी चीजें हम एक एक चीज लिखवा दे रहे हैं आपको। तो यहां पर आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है फाइंड C23, तो C23 क्या होगा, C23 होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, ये इसको लिखने का तरीका होता है। बच्चों सभी लोग आप जानते हैं कि माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो वो माइनस आ जाएगा, तो यानी माइनस टाइम्स M23 क्या है आपका, C23 है। अब आप M23 निकालना जानते हो, बिल्कुल जानते हो, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये बच्चों कितना हुआ, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, -9, हाँ तो ये हो गया बच्चों 1 इंटू -1 -4 इंटू 2, तो अंदर आया -9 और बाहर माइनस पहले से ही है, तो आपका कोफैक्टर हो जाएगा +9, ठीक है, कोफैक्टर आपका हो जाएगा +9। तो बच्चों आपको कोफैक्टर भी मैंने निकालना सिखा दिया है, ऐसा बस मत करिएगा कि आप सब उल्टा सीधा काम मत करने लगेगा। कोफैक्टर का मतलब अलग है, माइनर का मतलब अलग है, ठीक है। आई थिंक आप लोग ने नोट कर एक लिया होगा, एग्जांपल और बता नोट दीजिए कर रहा है सर। हाँ हाँ आराम से नोट करिए। सर और एक जिन एग्जांपल बच्चों और को बता दीजिए। हाँ किसी और बच्चे को अगर कोफैक्टर निकालना है तो वो C31 की वैल्यू निकाल के हमें चेक करा दे। C31 होगा -1 की पावर 3 + 1 M31, ठीक है। तो -1 की पावर इवन क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो बाहर तो प्लस आ गया, यानी आप सीधा सीधा M31 बता दीजिए। बताइए बच्चों M31 क्या है, यस 1 M31 ओके सही है आंसर 1। M31 का मतलब अभी भी किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो प्लीज अब देख लो बेटा, थर्ड यस रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया। अब आपके पास जो बचा है उसमें 1 का मल्टीप्लाई 1 में -3 का मल्टीप्लाई 2 में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने थर्ड रो थर्ड कॉलम लिख दी है। एक सेकेंड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मैं हटा देता हूं, ये फर्स्ट कॉलम हट गई, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब आप देखिए कैलकुलेट करके आपका आंसर 1 आएगा, किसी का अगर ना निकला हो तो कैसे निकालेंगे, 2 × 2 -3 × 1, तो ये कितना आया 1। तो बच्चों जो C31 है वो आपका 1 निकल आया है। अब किसी को कंफ्यूजन हो तो वो दोबारा अपना कैलकुलेट करे, और तब भी ना आए तो अपना बताएं हमको, ठीक है बच्चों। आप कोफैक्टर्स निकालना भी सीख चुके हैं, माइनर्स निकालना भी सीख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट पूरी तरीके से कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो आपके माइनर और कोफैक्टर्स थे, लेकिन अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो बच्चों मिक्स बिल्कुल मत करिएगा, मैं अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नोट कर रहा है कैलकुलेशन, अभी लिख देते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं सबको साथ लेकर के ही चलूंगा, परेशान ना हो। कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो जिस बच्चे को नोट करना है वो नोट कर ले, और किसी बच्चे को और प्रैक्टिस करनी है तो वो इसी में अपना प्रैक्टिस करके अपना और क्रॉस चेक कर ले। वो M11 निकाल ले, M12 निकाल ले, M13 निकाल ले, M21, M22, M23, M31, M32, M33 सब निकाल सकता है, यानी कि टोटल 9
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स और कॉरस्पॉन्डिंग को माइनस निकाले जा सकते हैं। और बच्चों जब पता है आपके पास 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी होती हैं कोर्स में सॉल्व करने के लिए, जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी ना 3-3 सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर आपको हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि जिनको कुछ भी नहीं पता है माइनर और कोफैक्टर के बारे में, वो प्लीज इसको समझ लीजिए, वरना आपके पास दिक्कत बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। चलिए, तो जिस बालक ने पूछा था उसने अब लिख लिया होगा, आगे लिखते हैं। देखिए, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो की जगह कॉलम भी हो सकता है, और कॉलम with their corresponding cofactors। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आता, जिन्होंने हमको मैसेज कर दिया था बड़ा बड़ा, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए अब आप डिटर्मिनेंट बेटा निकालना सीख लो, ठीक है। मैंने कोई भी बात स्किप नहीं की है, मैंने डिटर्मिनेंट की आपको पूरी डेफिनेशन लिखवाई है कि कैसे निकालते हैं। मैंने उसमें बताया कि आप क्या लोगे, प्रोडक्ट करोगे किसका, रो के एलिमेंट्स का उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं क्लियर होती है तो आप उसको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लो। जैसे मैंने आपके सामने अभी एक मैट्रिक्स लिखी है, देखो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है, उसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सभी लोग लिख सकते हैं क्योंकि पहले रो होती है और फिर कॉलम होती है। और बच्चों अगर मैंने कहा आपसे कि आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेने का मतलब आप डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे। डिटर्मिनेंट का साइन देखो बच्चों मैंने ए के ऊपर बनाया है, और मैट्रिक्स भी अपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सारी वैल्यूज वैसे ही लिख लीजिए, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब बच्चों देखो बेटा डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने क्या बताया कि मैंने आपसे कहा कि आप रो लोगे और उस रो के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको, जैसे आपका एलिमेंट है A11 तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C11 से। आपका एलिमेंट है A12, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C12 से। आपका एलिमेंट है A13, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C13 से। तो बच्चों बस इतना करना होता है, और कुछ बच्चों को तो फिजिक्स में ये आता ही होगा भाई, मतलब इस तरह से आपने फिजिक्स में काफी बार ये ऐसा काम किया भी होगा डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों इस तरह से आप करते हैं, ये एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का। लेकिन काफी सारे जो बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा ज्यादा पढ़ चुके होंगे तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि सर हम लोग कोफैक्टर्स लिखते ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं सर, मन में ही सोच लेते हैं, हम लोग मन में ही सोच लेते हैं कि माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा, सर वो देख के ही पता पड़ जाता है। तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सर ने आदत लगवा दी है, हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि सर हम लोग को ऐसे ही आदत पड़ गई है। इतना डिटेल में तो सर आज जाना है कि ये ऐसे चलता है रियलिटी में। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ लिख दिया है, क्योंकि जहां पे 1 1 है तो वहां पर पावर इवन हो जाएगी तो वो प्लस हो जाएगा, जहां पे 1 2 है तो वहां पावर क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगा। तो कुछ बच्चों को इस तरह से भी लिखने की आदत है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको कैलकुलेट करना है एक एग्जांपल के लिए, तो मैं आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट दिखाता हूं,
पहले आप इसको नोट कर लो। क्या इसको सभी ने नोट कर लिया है? कोई ऐसा बालक जो भी नोट कर रहा हो? सर अगर हम A11 की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब A21, A22, A23 भी ले सकते हैं। हाँ बेटा, अभी हम ये सारी चीजें अभी आगे हम बता रहे हैं। अभी हमने तो एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखा है, सब चल रहे हैं आगे। असल में क्या होता है ना, सबको लेकर के चलना पड़ता है। कुछ बच्चों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, तो हमने इसीलिए भैया एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखा, पहले बताया कि ये होता क्या है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन सबको लेके चलना पड़ता है। चलो, अब बच्चों हम लोग के पास एक एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 8 से 10 लेक्चर होंगे मेरे साथ, उसमें आपके पास पूरी थ्योरी आ जाएगी, और इतनी थ्योरी मैं करा दूंगा कि उससे ज्यादा होता ही नहीं है। तो अभी आज तीसरा लेक्चर है, करने दो। ओके, 1 2 3 3 1 2 4 -1 2। अब बच्चों इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। कोई भी बच्चा इसको कैलकुलेट करके बता सकता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरी बात अभी भी ध्यान से सुनिएगा। इस डिटर्मिनेंट को पहले आप कैलकुलेट करिए, फिर मैं आपको दूसरी चीजें बताऊंगा। पहले आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करिए। क्या आएगा? सबसे पहले आप लिखोगे A11। A11 की जगह क्या है? 1। फिर क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1, तो वो तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये बताओ कि, -13। अरे वाह, एक बहुत बढ़िया, -1 कई बच्चों ने 13। जवाब दे दिया। लेकिन तभी भी मैं इसको एक बार प्रॉपर लिख देता हूँ। कोई बच्चा अगर धीरे धीरे कर रहा होगा तो वो जस्ट ऐसे ही कर रहा होगा, अगर कोई बिगिनर है तो मैं पूरा लिख देता हूँ। जस्ट वेट। कोई भी बच्चा जिसको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी भी हमारे बोर्ड पे आराम से देख सकता है। कहीं पे उसका -13 नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना चेक करिए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काफी छोटा सा काम होता है। अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी काफी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं -13 मैंने निकाल के आपको दे दिया है। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जरूरी है क्या हम पहली रो के अबाउट ही इसको एक्सपेंड करें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम इसको पहली रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरी रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तीसरी रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, पहले कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, दूसरे कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, और तीसरे कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। हम किसी के अबाउट भी एक्सपेंड करेंगे, आंसर -13 आएगा। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर मान लीजिए हम इसमें गलती कर दें। हमने कहा क्या गलती? कहेगा सर मान लीजिए हमने काम ये कर दिया कि हमने पहली रो के अलोंग एक्सपेंड तो किया, लेकिन मैंने एलिमेंट दूसरी रो के ले लिए। तो हमने कहा बेटा, अरे मेरी बात सुनो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं प्रूविंग में ये चीज बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे से गलती हो गई, हमने कोफैक्टर्स पहली रो के लिखे लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने दूसरी रो के लिख लिए। तो रिजल्ट पता है क्या आएगा? अगर आपसे गलती हो गई तो अगर रिजल्ट निकालोगे तो वो रिजल्ट 0 आएगा। अगर आपने एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ना मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के कोफैक्टर्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। आपने कहा कि सर एक बार वो गलती करके दिखाइए जरा। हमने कहा लो गलती करते हैं, हम दूसरी रो के एलिमेंट लिखते हैं तो 3 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 2 जा 2 1 जा 2, और 2 और 2 4, ये 4 आएगा। देखो ये लिखा हुआ है भाई, यहां से कॉपी कर लो, यहां से कॉपी कर लो। ये देखो ये कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, पहली रो के कोफैक्टर्स लिखे हैं, लेकिन मैंने एलिमेंट दूसरी रो के लिए हैं और कोफैक्टर्स पहली रो के ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा -1। ठीक है, यहां आएगा -1, फिर ये हो गया -2, फिर ये हो गया 2 × -7, 2 × -7। ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 6 -0, तो ये वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो कहने का मतलब आप इसको कहीं पे भी अपने मन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे ओवरऑल बात करने का मतलब समझिए, इसको मुद्दा ना बनाइए। बात करने का मेरा मतलब समझिए क्या है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है
उस डिफाइनिंग रिलेशनशिप में हमने आपको पहली लाइन में ही लिखवा दिया कि अगर आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो जिस रो के आप एलिमेंट लेंगे उसी रो के आप कोफैक्टर्स लेंगे। लेकिन अगर आपने पहली रो के एलिमेंट लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर्स ले लिए तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा अगर एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं मिले। ये आपको ध्यान देना होगा, ये बड़ी स्पेसिफिक बात होती है, ठीक है। तो ये बात जनरली ऐसे ही बता दी जाती है, लेकिन आगे चल करके आपको उसका बहुत ज्यादा यूज भी करना पड़ता है। बाय द वे, अब हर बच्चा क्लास में इतना तो समझ में गया होगा कि यार डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो अब हर बच्चा समझ गया है, ऐसा कोई बच्चा क्लास में नहीं है कि वो जानता ना हो कि डिटर्मिनेंट क्या है। ओके बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। जरा देखिए एक बार क्रॉस चेक करके आप लोग डिटर्मिनेंट वगैरह निकाल भी पा रहे हो कि सिर्फ अभी भी कोई कंफ्यूजन है दिमाग में। देखो ये एक डिटर्मिनेंट है 6i माइनस 3i, फिर यहाँ लिखा है 1, फिर यहाँ लिखा है 4, फिर यहाँ लिखा है 3i, फिर यहाँ लिखा है -1, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है 20, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ i। ऐसा आपके पास डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट इक्वल है x प्लस आई वेरिएबल है या अंडर रूट -1? बेटा ये i जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, i स्क्वायर इक्वल टू -1। तो बच्चों ये जो रिजल्ट है आपका, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपका, ये डिटर्मिनेंट x प्लस आई वाई के इक्वल है और हमसे पूछा जा रहा है कि x और y क्या होंगे। तो अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट है, हम उसको एक्सपेंड किए देते हैं और जैसे एक्सपेंड करेंगे तो वो कोई स्केलर नंबर निकल के आएगा। अब कोई जो हाँ, तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को जरा एक्सपेंड करो और मेरे को बताओ जरा क्या निकल के आ रहा है। 0 5 आ रहा है। क्या करना है इसमें बेटा, x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, अभी भी आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो मैंने उसको लिख दिया है, आपको x और y निकालना है। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ने बताया कि सर हम इस डिटर्मिनेंट को आपके अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया था मैंने, तो इसका आंसर पहली रो के अबाउट जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो सर इसका आंसर 0 आ रहा। तो बच्चों क्या सबका 0 आया है कि सिर्फ 5 बच्चों का 0 आया है? सर 0 ही आ गया सर। तो बच्चों ये 0 प्लस आई 0 टाइप से लिख सकते हैं, 0 प्लस आई 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया और y इक्वल टू भी 0 आ गया, क्वेश्चन हो गया, यही आपका आंसर है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। क्या एक्सपेंड करने पे 0 नहीं आता है? नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, अभी रुको जरा मेरे साथ स्टेप्स लिखो, मैं भी लिखूं यार, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, जरा वेट करो। 6i लिखेंगे, 6i के बाद अगर नहीं कर पाते तो देखो 6i जिस रो जिस कॉलम का उसको काट दो, तो 3i इंटू आई क्या हो जाएगा 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अभी भी नहीं आया, माइनस ऑफ -3। बच्चों आपको ये यूज करना है कि जो आई स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो बच्चों मैं आपसे बात करते करते एक्सपेंड भी करता चला जा रहा हूँ, आप अपने स्टेप्स देखो और कहाँ पे गलती कर रहे हो वो वाले स्टेप्स आप टैली करो, ये आएगा। और बच्चों जब इसको पूरा एक्सपेंड करोगे और आपको यूज करना पड़ेगा वंस अगेन आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 0 प्लस आई 0, या मतलब 0। चेक करो जिसका नहीं आया भाई, मैं रुका हुआ हूँ। सर आवाज लैग करती सर, एक बार फिर बता दीजिए आपने स्टेप की। मतलब इसमें बताएं क्या, मतलब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, देखो मैंने एक्सपेंड कर दिया है। सर ये जो आपने नीचे लिखा 6 है, 6i, ये बेटा ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ना, डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करना आना ही चाहिए, तभी तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पे लिखा है ना, डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करने आना चाहिए, तो मैंने इसलिए तो स्टार्टिंग से बताया आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट ही नहीं एक्सपेंड करने आता तो फिर क्वेश्चंस थोड़ा ना होंगे। करके चेक करो अपना।
पहली रो के अबाउट मैंने इसको एक्सपेंड किया है, और अगर इसको ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो भैया इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था पहले इसको करो एक्सपेंड। देखो इसका -13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये एक्सपेंड करना सीख जाओगे तो बेटा ये भी एक्सपेंड कर लोगे। ऐसा थोड़ा ना होता है कि पीछे वाला एक्सपेंड कर लिया और आगे वाला एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। ओके बच्चों, चेक करो सबका हो गया, आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब तक तो सबने एक्सपेंड कर लिया होगा भाई। मैं तो सब ये बताने भी वाला नहीं वाला था, पता है, मैं तो ये सोच कर चल रहा था कि तुम लोग को इतना तो एक्सपेंड करने आता ही होगा। मैं जो पढ़ाने वाला था मैं यहां से पढ़ाने वाला था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने अभी जस्ट स्टार्ट की है। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने नहीं आता है तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिएगा या कोई भी एक जनरल बुक उठा लीजिएगा क्लास 12 की, उसमें मैट्रिसेस का चैप्टर खोल लीजिएगा। उसमें काफी सारे आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक्सपेंशन मिलेंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहां से आप कर सकते हैं नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे आ गई। अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, या पहले हम ए और बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों बातें सेम है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बातें अभी देखने में बहुत ही ऑब्वियस लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको जब जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी लगाने में आपके हाथ कांपेंगे। तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताई थी, इसलिए अभी भी इसको ध्यान से देखो। और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल जैसे आप मॉड में नहीं यूज करते हो कि मॉड एक्स वाई क्या होता है, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, तो वैसे ये भी है। ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ना लिख दिया हमने। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिनिश। सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर आपने ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया है तो वो ए के ही डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज बने कैसे होगा भाई, ए क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स पे जब तुम ये दो डंडियां लगा देते हो तो वो डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो अगर आप मैट्रिक्स लिख रहे हो और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहे हो और उन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो वो सेम आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स बदल थोड़ा ना जाती है, उसमें तो बस रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स हो या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो, आप उनका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो सेम आएगा। इसको हम प्रॉपर्टी की तरह लिखते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। और बच्चों जब आप थोड़ी सी अच्छी बुक्स उठाएंगे तो वो पता है ऐसे लिखेंगे, देखो इधर देखो, वो ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो ऐसे लिखेंगे। तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों बातें एक ही हैं, बस मैं डिटर्मिनेंट को साइन के साथ यूज कर रहा हूं, ये लोग साइन के साथ यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें एक ही। ओके बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। बच्चों याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट आप किसका लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। ये बात ऐसे भूल ना जाइएगा कहीं पे भी, क्योंकि आप मैट्रिक्स पहले होती है तभी आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि पहले ही डिटर्मिनेंट जन्म से पैदा हो गया, पहले मैट्रिक्स आती है फिर उसका डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों ध्यान देना मेरी बात, हमने तुम्हारे सामने लिखा है के ए, क्या लिखा है, के ए। अब के ए का क्या मतलब है, तुम कहोगे सर एक मैट्रिक्स है और आपने बाहर के का मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई है। हमने कहा अच्छा इसका जरा मतलब बताओ क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम लगा नहीं पाओगे, भूल जाओगे। कहोगे सर अच्छा रुको बताते हैं। सर देखिए बाहर के है और अंदर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या हो सकती है, लिखो जरा, लिखो उसको, A11 जनरल लिख लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान से देखो बच्चों, ए आपके कोई पास मैट्रिक्स है और बाहर आपका क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है।
और बच्चों मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये के अंदर जाएगा तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये के अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई तुमने किया तो ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात ध्यान देना, सुन रहे हो मेरी बात, कि मैट्रिक्स में अगर तुमने ये के को अंदर किया तो ये के कहां जाएगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जरा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो उसको, करो करो करो, जल्दी करो, करना चालू करो। KA11, KA12, KA13, अपनी कॉपी में लिखो, बहुत आसान सा स्टेप है। KA21, KA22, KA23, KA31, KA32, KA33, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, एक बाहर चला गया थोड़ा, उसको मैं अंदर कर देता हूँ, जस्ट वेट। देखने में अभी सिंपल लग रहा है, अचानक देखना एक नई चीज पैदा होने वाली। तो तुमने सबसे पहले लिखी मैट्रिक्स से, फिर तुमने एक बाहर लिखा के, और के को उठा के मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई बाहर एलिमेंट है और अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आपसे पता है क्या कहना चाहता हूं, आपने के ए करके जो ये मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो, जरा लो डिटर्मिनेंट लो जरा इस मैट्रिक्स का। कहोगे सर डिटर्मिनेंट अभी लेते हैं, जरा वेट करिए, लो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो जरा। तो तुम कहोगे सर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, इससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा, इससे ज्यादा बहुत कुछ होगा, अभी देखना। लिखते रहो कॉपी में, ध्यान देते रहो, अभी स्टेप्स काफी इजी हैं। अब यहाँ पे धूम धड़ाका होगा, जरा ध्यान से देखना। ये मैंने के मल्टीप्लाई कर, तो बच्चों मैंने आपकी इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। तुमने जैसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो तुमने कहा सर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहली रो में या पहली कॉलम में के है। तो डिटर्मिनेंट में बेसिकली क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में अगर कुछ कॉमन ले रहे हैं तो वो हर एलिमेंट से निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट कहती है कि आप पहली कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं, दूसरी कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं और तीसरी कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज आप पहली रो से भी ले सकते हैं, दूसरी रो से भी ले सकते हैं, तीसरी रो से भी ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट कहती है, ध्यान देना। यानी कि अगर आप इसमें से के को निकालोगे तो के कितनी बार निकलेगा, कहोगे सर एक बार पहली कॉलम से निकाला, ठीक है, तो के वहां से बाहर निकल आया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका, क्या बचा अंदर, लिखो A11। हाँ देखो, एक बच्चा बोला A11, A21, A31। हमने कहा बेटा हमने सेकंड कॉलम से भी निकाल लिया के, ये देखो मैंने फिर से के बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा, A12, A22, A32, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड कॉलम से भी मैंने के बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, A13, A23, A33। तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ और निकल के आया, क्या निकल के आया सर, ये के क्यूब टाइम, सर देखिए क्या निकला है, ये निकला है के क्यूब टाइम्स ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है जो तुम लोग को ऑब्वियस थोड़े दिनों बाद लगने लगेगी, लेकिन अभी आपके लिए बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं। क्या प्रॉपर्टी बनी, पता है प्रॉपर्टी क्या बनी? सर ऑर्डर पावर बन जाएगी डिटरमिनेंट की। हाँ, इस बच्ची ने सही पकड़ा। इसने कहा कि के उतनी बारी बाहर निकलता है जितना उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो उसका 3 था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम हाईलाइट करते हैं, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपने बाहर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया के, और आपने ले लिया इसका डिटर्मिनेंट,
तो बेटा डिटर्मिनेंट जब लोगे ना इस वाली मैट्रिक्स का, तो जब ये के बाहर निकलेगा तो के अपनी मैट्रिक्स का ऑर्डर को बाहर लेते हुए ही निकलेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और ये बात कुछ दिनों बाद आपको ऑब्वियस लगेगी, लेकिन अभी तो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के बताया भी कि ये रियलिटी में कैसे चलेंगे। तो बच्चों समझ में आया? यस तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि ये बात जरूर याद रखना कि अगर आप मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन ले रहे हो अंदर से, तो वो हर एलिमेंट से बाहर निकलेगा। बाहर से अंदर कुछ डाल लो मैट्रिक्स में, तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में आप पहली रो से भी कॉलम कॉमन बाहर निकाल सकते हो, दूसरी रो से भी निकाल सकते हो, तीसरी रो से भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि वो पहली रो में भी हो और वही चीज दूसरी रो में भी हो, ऐसा नहीं होता। वो पहली रो से भी अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप बाहर निकाल सकते हो, या पहले कॉलम से भी आपको कुछ बाहर निकला है तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस। और बच्चों इसीलिए ये प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन पता है इस प्रॉपर्टी को कुछ बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और ये प्रॉपर्टी जब जेई के क्वेश्चंस में आती हैं तो वो लिखते हैं कि सर ये हो गया के टाइम्स मॉड ए, और ये प्रॉपर्टी वो ऐसे लिखते हैं और ये गलत हो जाती है। वो ध्यान तक नहीं देते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे मैंने तो ये एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए लिखी है, अगर 2x2 मैट्रिक्स होगी तो k की पावर 2 हो जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स होगी तो k की पावर 3 हो जाएगा, लाइक दैट। तो बच्चों मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने काफी देर तक आपको समझाया। सर अगर डिटरमिनेंट निकालते वक्त अगर एक रो में ए कॉमन है, दूसरी रो में बी कॉमन है, तीसरी रो में सी कॉमन है, तो ए बी सी बाहर लिख सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी काफी देर तक समझाई है, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है। हमने जो इतनी देर तक समझाया है, आप रेड मिला के उसका रिजल्ट ये है, आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आप बनेंगे 5th लेक्चर 6th लेक्चर में जो नए क्वेश्चंस बनना चालू होंगे, वो आपको बहुत फिर डिफिकल्ट लगने लगेंगे अगर आप इन प्रॉपर्टीज को नहीं समझते हैं तो। ओके बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको लिखवा देता हूं, और आपसे कोई ये प्रूविंग नहीं पूछने वाला है, कोई आपसे प्रूविंग नहीं पूछेगा, तो आप प्रूविंग के लिए ना डरिए, आप प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है। बाय द वे मैंने चिल्लाया इतना ज्यादा है कि समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए जरा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सब बच्चे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल इजी टाइप से हैं वैसे तो। ओके, पहला है डिटर्मिनेंट, लिखना स्टार्ट करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सब बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का मतलब 1x1 या 3x3। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो 0 है। समझ गए? ये आप ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यू में लिख सकते हो। और अगर यही नहीं जानते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं इसके ऊपर एरो बना के लिख देता हूं। इसका मतलब होता है कि अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगी। अगर किसी मैट्रिक्स के पास ये प्रॉपर्टी है तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैंने आपको कल के टर्न पे भी बताया था, ठीक है? समझ गए? उसके बाद बच्चे एक ऑब्जर्वेशन होता है, वो भी आप लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, determinant of diagonal matrix is equal to the product of its diagonal element, of its
डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये बात बहुत आसान सी है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मैं बता देता हूँ। मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है, उसका कहने का मतलब ये है कि डायगोनल में ही उसके एलिमेंट होंगे, जैसे ये, तो उसके कहने का मतलब ये, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करो। इसको एक्सपेंड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आप डायरेक्टली जानते हो, वो उसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, और वो आएगा 6। ठीक है, क्या आएगा? 6। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यस। मतलब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, नहीं समझते हो तो मैंने इसलिए लिखवा दिया है, और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करो। चलिए एक ऑब्जर्वेशन और लिख लीजिए, मतलब डिफाइनिंग रिलेशनशिप है, हेडिंग के साथ लिखवा देता हूं, कहीं भूल ना जाओ यार। लिखो सिंगुलर, लिखो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे फिर कंबाइन होकर के चलती हैं। तो मैंने आपको लिखवाया है अभी हेडिंग, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। लिखना स्टार्ट कर लीजिए। मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called singular matrix। यानी कि ये तो काफी आसान सा काम है। एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाएगी, उसमें लैम्डा नोन कर दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको पता ही नहीं होगा तो आप मुंह ताकते रहोगे, लेकिन अगर पता है तो आप खट से क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 0 कर दोगे, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called singular matrix। otherwise it is नॉन सिंगुलर। कैसी होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? ओके क्यों भाई? नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर में इतना बड़ा काम थोड़ी नहीं है, अपने आप कर लो भाई। सिंगुलर नॉन सिंगुलर इतना बड़ा काम नहीं है, बस ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप प्रॉपर लिखिए। जो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं उनको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखिए, अदरवाइज फिर थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग में मेरे साथ चलिए, धीरे धीरे लिखिए। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों आप समझे ना, बीच में मैंने डिटर्मिनेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि अब आप पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट, इनवर्स। अगर इन बातों को आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले इसमें मैट्रिक्स पढ़ा होना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट का भी आइडिया होना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए दोनों को मिक्स करके एक साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए टॉपिक का नाम होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, और एडजॉइंट अगर एग्जिस्ट भी करता है तो उसके लिए मैंने पहली हेडिंग में लिखवा दिया कि एडजॉइंट किसका एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं सबसे पहले द एडजॉइंट। तुम कहोगे एडजॉइंट होता कैसे है, बनता कैसे है? तो पहले लिख लीजिए, the adjoint of a matrix A, the adjoint of a matrix A is the transpose of matrix, formed by cofactor of A, formed by cofactor of A। ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है तो आप क्या करेंगे? पहले उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से कोफैक्टर निकालेंगे, और हर एलिमेंट का जब कोफैक्टर निकल आएगा, उनको लिखने के बाद आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तब जाके हम उसको एडजॉइंट कहते हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, और करने के लिए मैं एक आपको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूं, पहले लिख लीजिए।
जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उस ए के एलिमेंट जनरल लिख लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, तो जब आप एडजॉइंट लोगे तो वो एडजॉइंट देखो किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। C11, C12, C13, C21, ए लिख दिया मैंने, C22, C23, C31, C32, फिर से मैंने ए लिख दिया, C33, ठीक है। तो आपने एडजॉइंट कैसे लिखा, पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर निकालने के बाद जो भी नई मैट्रिक्स बनी है आपको उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने ऊपर एक डैश बना दिया है। अब आपके पास जो फाइनली एडजॉइंट ए होता है वो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज होता है। तो फाइनली आपके पास अब मैं लिखने जा रहा हूं एडजॉइंट। बच्चों ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स को आप ऊपर नीचे मतलब इंटरचेंज कर देंगे, मतलब रोज को कॉलम में बदल दीजिए। तो बच्चों दिस इज द वे टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और बच्चों एडजॉइंट अगर आपको निकालने आ जाता है फिर धीरे धीरे आप इनवर्स भी निकालना सीख जाएंगे, और इनवर्स आ जाता है तो धीरे धीरे आप डिटर्मिनेंट्स की और प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस की और कौन सी प्रॉपर्टीज है वो सीखेंगे, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो ऐसे करके सारा धीरे धीरे काम चलता है। तो बाय द वे आपके पास यहाँ पर मैंने एडजॉइंट ए लिखने का एक प्रॉपर थ्योरेटिकल आइडिया दे दिया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। सर इसमें सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफैक्टर। ओके, सी का मतलब कोफैक्टर होता है, जो मैंने आज के टर्न पे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j AMIJ, ठीक है। तो बच्चों आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जस्ट वेट, आप उसको एग्जांपल लिख लीजिए एक। तो ये मैंने बुक का ही क्वेश्चन उठा लिया ताकि मैं आंसर मैच कर पाऊं। तो बच्चों आपके पास है 1, -1, 2, फिर ये 2, 3, 5, फिर ये है -2, 0, 1। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए। मैंने कहा इस मैट्रिक्स का आप हमको एडजॉइंट निकाल के, क्या निकाल के दोगे, एडजॉइंट। तुम कहोगे अरे बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा काम है, इसमें हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। देखो हम तुम्हें कितनी जल्दी करके देते हैं, इधर ध्यान दो। देखो हम कैसे करते हैं, इधर ध्यान दो। देखो ऐसे लिखो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। देखो कितनी जल्दी लिख दिया। फिर इक्वल का साइन लगाओ, पहले मेरे साथ देखो एक मिनट, फिर इक्वल का साइन लगाओ, फिर ऐसे ब्रैकेट बना लो, बनाओ ऐसे ऐसे ब्रैकेट बनाओ जैसे हम बनाते हैं, ऐसे बनाओ। आवाज आ रही है मेरी, इस तरह से बनाओ। यस सर। अब क्या करना है, कोफैक्टर है ना तो अंदर ब्रैकेट में माइनर होगा और बाहर तो क्या चलेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, क्योंकि बाहर क्या आता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या करोगे, अंदर उठा के माइनर एकदम स्पीड से डालो। क्या देख पा रहे हो, 3 - 0 यानी कि 3। हमको तो दिख रहा है, देखा पहले C11, ये देखो उसको काटो उसको काटो, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 × 1 -5 × 0, तो कितना है यहाँ 3, नहीं आया, आ रहा है। C12 निकालो, पहली रो दूसरी कॉलम काट दो, पहली रो दूसरी कॉलम को, ये देखो काट दिया, तो क्या आया -8 -10 यानी कि 2 + 10, नहीं बेटा 2 + 10 माइनस हाँ प्लस हो सर, जाएगा। सॉरी सर, प्लस। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद क्या आएगा, चलो आप लोग बताओ भाई। 6। इसके बाद किसी बच्चे ने बताया 6, गुड। प्लस इसके बाद -1 One. आएगा तभी वो 1 होगा। उसके बाद ये 1 + 4 हो जाएगा,
1 + 4 1 + 4 1 + 4, हाँ 1 + 4 है, 1 + 4 कितना हुआ, बाहर प्लस है तो 5 हो जाएगा। और ये कितना आया, -2 -1 आएगा, 2 1 2। चेक करो बेटा, हम सही है सर, वैसे सही लिख रहे हैं। सही है सर। -5 -6 -11 5 - 4 -1 आ जाएगा। ये हो गया 3 + 2, ये हो गया 3 + 2, बाहर प्लस है तो 5 हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने निकाल लिया। अरे बार C13 चेक कर लीजिए। C13 अभी चेक करते हैं। C13 is 6। कुछ और है क्या, चेक करते हैं। C13 का मतलब क्या हुआ, पहली रो, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, पहली रो तीसरी कॉलम, तो 0 -6 यानी कि +6 आ तो रहा है। ये देखो इसका मल्टीप्लाई इससे तो 0 हो गया, फिर बीच में माइनस आता है और मल्टीप्लाई हो करके ये दोनों -6 बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे ना, अपने स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे और डायरेक्ट आप एडजॉइंट लेकर के ही लिख दीजिए, ताकि आपका समय ना खराब हो। आप डायरेक्टली एडजॉइंट लेके लिख लीजिए, मतलब डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके लिख लीजिए। ओके, तो बच्चों मैंने निकाला कैसे था, मैंने रो वाइज निकाला था ना, C11 C12 C13 कैसे निकाला मैंने ऐसे ऐसे निकाला है यस सर। एलिमेंट्स को, लेकिन मैं डायरेक्टली लिखूंगा ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे को ट्रांसपोज लेके लिखना होता है। वही एडजॉइंट की डेफिनेशन होती है कि कोफैक्टर्स निकालने के बाद उनका ट्रांसपोज ले लो। यानी 3 में यहां लिखूंगा, -12 में यहां लिखूंगा, 6 यहां लिखूंगा, 1 5 2 -11 -1 और 5। ये देखो बच्चों मैंने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लिया। हालांकि काफी सारे बच्चों के मन में होगा कि सर ये एडजॉइंट निकालते हैं क्यों, क्या काम होता है इसका। बेटा ऐसा होता है ना, आपके सिलेबस में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अलावा जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे ये यूज होता है। इसके अलावा आपके कोर्स में क्रैमर्स रूल है, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ही यूज किया जाता है। तो जब क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन एडवांस में 100% भी आता है, तो उस समय आपको ये एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आपको एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। ये बाय द वे मैंने तो एक ही अभी दिया है, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में सर एक और करा दीजिए सर। हाँ अभी कराते हैं। लो एक बच्चे का मैसेज आया है। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद का मेरा छूट गया, प्लीज दिखा देंगे। हाँ आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दीपा, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। हम क्लास के बाद आपको नोट्स भी भेज देंगे और आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, ठीक है। और आपका छूटा कहाँ से है, कहाँ से छूटता है, अरे बेटा इतना, हाँ ये है, ये सिंगल। आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स भी मिलेंगे। और आपका मेरे ख्याल से कल भी नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। सर मेरा कभी नहीं काम करता है, मम्मी के मोबाइल से कर रही क्लास। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना वाईफाई भी यूज कर रही हो ना, वाईफाई है ना तुम्हारे पास। यस सर, वो भी नहीं काम करता है। वाईफाई नहीं काम करता है। यस सर, यहाँ पे एरिया में बहुत इश्यूज है, लोग बहुत कम रहते हैं ना इस जगह पर जहाँ मैं रहती हूँ, तो इतना अच्छा है नहीं कुछ। अच्छा तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है। ऐसे तो हमारे एरिया में भी, मैं गुमटी नंबर 5 में रहता हूँ, यहाँ पे भी इतना नेटवर्क इशू काफी रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग काफी है। तो वैसे मैंने 2 लगा रखे हैं, एक मेरे पास तेकोना का है, अब तो मेरे पास 3 है, एक एयरटेल का है, एक मेरे पास जियो 5 है। और तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं, मतलब एक जाएगा तो तुरंत दूसरा आपको ऑटोमेटिक्स में जुड़ जाएगा। तो भैया एक्चुअली में ये है ना, ये सारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब आपके पास नेट भरपूर होना चाहिए, तो आपको क्लास में मजा आएगा। नेट होना चाहिए, नहीं है तो फिर उसका एक ही तरीका है कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, आराम से डाउनलोड कर लो उसको,
और किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर को एकदम लाइव ऑनलाइन मत देखा करो, पहले उसको डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोड करने के बाद फिर उसको तुम कभी भी देख लिया करो। नीचे यूट्यूब में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उससे डाउनलोड कर लिया करो। ओके बच्चों, तो अदीबा तुम्हारा काफी सारा छोटा है तो मैं तुमको भेजूंगा बेटा, क्योंकि अभी तो यहाँ से हम लोग काफी ज्यादा तेज निकल चुके हैं। तुम कहाँ पर थी ये है। तो अदीबा तुम क्लास में हो अभी की चली गई? भाई इसका तो नेटवर्क फिर से नहीं काम कर रहा है। ओके, कैसे काम चलेगा? तो क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ क्वेश्चन करा देते हैं बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। जिनके पास भाई ये वाली प्रॉब्लम है तो कृपया करके, आपको नेट तो चाहिए ही होगा, तो बिना उसके काम कहीं नहीं होने वाला है। अब तो नेट के पैकेज वगैरह सब कुछ सस्ते होते हैं। मेरे तीनों नेट है, तीनों 600 रुपए महीने में लगे हैं। 600 कह रहे हैं, मैं बताता हूँ कितना लगता है। हाँ 600 पर मंथ तीनों का है। तो नेट तो आपको चाहिए ही होगा। 1 2 3 4। तो बच्चों मैंने आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स अभी जस्ट लिखी है, और अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, क्योंकि इसका एडजॉइंट निकालना तो एकदम चुटकियों का काम है। कोई ऐसा बच्चा जिसने निकाल लिया हो? कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, बताएं कैसे करें? C11, C12, C21, C22, 4 ही तो आएंगे सर इसमें। उसके बाद सर ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा क्योंकि 2 + 1 हो गया, ये प्लस हो गया। उसके बाद सर अभी लिख देते हैं कोफैक्टर, वो भी वेट करिए जरा। लिखते हैं, चलो। ये क्या आएगा? ये आएगा 4। ये क्या आएगा? ये आएगा 3। ये क्या आएगा? ये आएगा 2। ये क्या आएगा? ये आएगा 1। देखो कितनी जल्दी हो गया। यस सर। हो गया। अब तुम कहोगे सर इसका वो एडजॉइंट एक झटके में लिख देंगे, अभी रुकिए लिख देते हैं। 4 -2 -3। हाँ लेकिन ट्रांसपोज लेके लिखना, 4 - 3 -2 -1 बस। +1 सर। हाँ वो असल में क्या है ना, ज्यादा समझाने के चक्कर में कभी कभी पेन इधर उधर चला जाता है। तो ऐसा है। अब बच्चों इसके बाद कुछ खतरनाक प्रॉपर्टीज भी चालू हो जाती हैं। पहले हम खतरनाक प्रॉपर्टीज को अभी तो नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो बता रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। वो अब जो बताने जा रहे हैं, आपके पास डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज आपको 100% अभी पूरी नहीं पता होगी, इसलिए मैं आपको पूरी प्रॉपर्टीज अब डिटर्मिनेंट की एक एक करके बताना चालू करूंगा, ताकि आप डिटर्मिनेंट्स को समझ जाएं। क्योंकि अभी आप डिटर्मिनेंट्स को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स की और कौन सी प्रॉपर्टी है उसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये आपके सामने डिटर्मिनेंट्स की पहली प्रॉपर्टी देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे, जिसको मैं इस तरह से ब्लैंक कर देता हूं। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ये आपके थ्योरी नोट्स में पुट कर देता हूं। मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली थ्योरी नोट्स में डाल रहा हूं। दिस इज योर प्रॉपर्टी 1। क्या लिखा है उसमें? लिखा है the value of the determinant remains unchanged if its rows and column are interchange। ये होती है प्रॉपर्टी। कहोगे सर ये तो आपने बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, और ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो, और पहली वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो, तो दोनों सेम आएंगे। वही तो लिखा है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? ए के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो ये क्या लिखा हुआ है? The value of the determinant remains unchanged if its rows and column are interchanged। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टी याद आ गई। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलें। सेकंड प्रॉपर्टी, ओके बच्चों, हम लोग ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। सर ये नोट नहीं करना है क्या सर? हाँ हाँ ये बिल्कुल नोट करना है, अभी नोट करवा रहे हैं। जस्ट वेट, एक प्रॉपर्टी और लिख लें।
क्योंकि उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना। एक प्रॉपर्टी और लिख लें क्योंकि टोटल शायद 10 प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों ये दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने, इस दोनों को आप एक साथ नोट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है इफ एनी टू रोज या कॉलम्स भी कह सकते हैं ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। कहने का मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं उस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन पता ही नहीं होगा तो यूज क्या करोगे। देखो भाई A11, ये पहली प्रॉपर्टी भी स्क्रीन पे लिखते रहना। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इंटरचेंज किया। कहोगे कैसा इंटरचेंज? भाई आपका कोई टारगेट पूरा हो रहा होगा। कैसा टारगेट? कि इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। तो आपने क्या किया, R1 और R2 में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज का कैसे लगाते हैं साइन, ये देखो, ये इंटरचेंज का साइन हम लोग ऐसे लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि R1 और R2 क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। तो तुमने कहा सर इंटरचेंज करने पर क्या होता है, हमने कहा तो ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अभी हमने जो इंटरचेंज किया है वो एक इंटरचेंज किया है। वो कैसा इंटरचेंज किया है, एक इंटरचेंज किया है। अगर हम एक इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर से इंटरचेंज करोगे तो फिर से एक बाहर माइनस का साइन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस कर रहे हैं तो कोई साइन पे असर नहीं पड़ेगा, वो प्लस का प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस कर रहे हैं तो ऐसे केस में साइन क्या हो जाएगा, बाहर एक माइनस का आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, यानी एक ही इंटरचेंज कहलाएगा क्योंकि R1 ऊपर चला गया, R2 नीचे आ गया, ये एक इंटरचेंज है। इसलिए पूरी यहाँ रो पर इंटरचेंज करती क्या कह रहे हो बेटा, है, पूरी रो इंटरचेंज करती है। हाँ हाँ यस बेटा, पूरी रो। R1 का मतलब रो ही हुआ, R1 का मतलब होता है पहली वाली रो, ये है रो, और R2 का मतलब होता है ये सेकंड रो। मतलब एलिमेंट्स इंटरचेंज नहीं होते। मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि आप या तो रोज को इंटरचेंज करोगे या तो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे। अगर मैं कॉलम का नाम ले रहा हूं तो पूरी कॉलम, रोज का नाम ले रहा हूं तो पूरी पूरी रोज, मतलब एलिमेंट्स का नाम नहीं ले रहा हूं, रो का नाम ले रहा हूं। तो आपको क्या बताया कि अगर आप एक इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आप फिर से इंटरचेंज करेंगे कहीं पे भी, मान लीजिए आपने कॉलम में कर दिया, तो फिर से एक बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे कहते हैं कि यदि आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ पुराने डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा होगी, ऐसे समझ लो। अरे भाई बहुत देर तक बता दिया भाई, अब तो लिख लो। यस सर। तो प्रॉपर्टीज देखने में ऑब्वियस लगती हैं लेकिन क्वेश्चंस में यूज करने में आपको काफी तकलीफ होगी, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, वरना आपको क्वेश्चंस करते समय टारगेट नहीं पता पड़ेगा कि क्वेश्चन ले कहाँ पे जाना है। इसलिए प्रॉपर्टी 1 पे सॉल्व हाँ अभी करते हैं, मैं एक बस प्रॉपर्टी 3 लगा दूं ढूंढ करके, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं प्रॉपर्टी 3 लगा दूं बस, उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो बच्चों आपके सामने ये प्रॉपर्टी 3 है, ये भी आ गई। इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं, जस्ट वेट वेट वेट, बस। अब देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ठीक है भाई, तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगा दी। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे अच्छे से लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी आपने अब तक पढ़ ली होगी, इफ एनी टू रोज या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0।
कहने का मतलब ये कह रहा, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम पूरी तरह से आइडेंटिकल हो जाए, मतलब उनके एलिमेंट्स पूरी तरीके से सेम हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, उसका आंसर क्या आ जाएगा। उस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड नहीं करोगे, उस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे ही बता दोगे कि उसका आंसर क्या है, 0। अच्छा एग्जाम्पल बताएं यार, इसमें एग्जाम्पल की कहाँ जरूरत पड़ती है। लाओ अच्छा लिख लेते हैं, ये लो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0। देखो पहली 2 रो मैंने आइडेंटिकल कर दी, मतलब आपकी अगर पहली 2 रो या पहली 2 कॉलम या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, ओके। और बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लो, क्योंकि वो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आज के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता के कराई थी। अब उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की तरह लिख लो। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर, कहाँ गई, 4 ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये मैंने आज के लेक्चर पे आपको बताई थी, इसी के बाद आपको प्रूविंग कराई थी। ठीक है, तो अब आप इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की तरह लिख दो, वरना आपको हर बार लगेगा कि सर ने प्रूविंग में कोई सेटिंग नहीं की, मैंने प्रॉपर्टी यूज की है। देखो प्रॉपर्टी अब हमने आपके सामने लगा दी है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई k नंबर है तो वो k नंबर अगर अंदर जाएगा तो वो किसी एक रो से या किसी वो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है। उसमें मैट्रिक्स की तरह नहीं होता है कि वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है कि अगर आपने, अरे मतलब बता दिया, आप लिख लो भाई, प्रॉपर्टी बहुत बार बता दिया, लिख दो। तो मैंने बच्चों 4 प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट कर दी हैं। 4 प्रॉपर्टी अभी इजी थी, जो इजी वाली प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट्स की 4, ये मैंने आपकी कंप्लीट कर दी। इसके अलावा अभी 5 प्रॉपर्टीज और होंगी, वो थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टर्न जो भी पड़ेगा उसमें काम करेंगे। पहले आप ये देखिए, आप लोग ने 4 प्रॉपर्टीज एकदम प्रॉपरली लिख लो। मैं भागूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, बस यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। क्लास हो गई? हाँ क्लास हो गई बेटा, क्लास फिनिश। थैंक यू सर।